बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के सिलेबस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस हैं सभी कोर्सों के बहुत ही शीघ्र हम सभी सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। उसके जस्ट बाद जितनी भी क्लासें हमारी हैं सभी सब्जेक्ट की बहुत ही शीघ्र आ रही हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आपने वीडियो बाद में देख रहे हैं, लेट से देख रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल में चले जाना है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अब जाकर प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस के चैप्टर ले सकते हैं और जो मैं पेपर सॉल्व कराता हूँ मॉडल पेपर, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिएगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से इसके हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपके जो है पेपर में भी रिपीट होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पेपर आपका है जियोग्राफी यानी भूगोल का। इसमें आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो आपकी, या फिर एमजी की वीपी, डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी हो, एमजी की यूपी, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम रहता है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही जो है यही सिलेबस रहेगा और यही आपको पढ़ना है। तो इसके हम फर्स्ट यदि हम चैप्टर की बात करें जो कि पेपर का आपका टाइटल ही है, जैसे कि इन्वॉल्वमेंट यानी पर्यावरण क्या होता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट होता है कि आपदा प्रबंधन, और क्लाइमेट चेंज यानी जो है जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इसी पर आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड जो है इकोसिस्टम। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्यावरण क्या है यानी जो है इन्वायरमेंट क्या है, उसके बाद जो है परिस्थिति क्या है और परिस्थिति तंत्र की अवधारणा आपको बताना है, और जो पर्यावरण है इसके जो घटक होते हैं परिस्थिति तंत्र के, ये भी आपको बताना है। तो इसके हम यदि हम बात करें इन्वायरमेंट की कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। यानी जो है जो परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, फिर जो है घिरा हुआ, यानी जो चारों ओर से घिरा हुआ है इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात कर ले आपके इकोसिस्टम की, जिसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है जीवों और उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन होता है, इसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसकी हम बात करें यदि, तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जीवों द्वारा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके बनाई गई एक प्रणाली होती है, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब इसके हम घटक की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र के जो कंपोनेंट हैं, इसके जो घटक हैं, तो इसके दो घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक, एक होता है जैविक घटक। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जैविक अजैविक घटक की भी आपको जो है उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। अजैविक, तो जैविक का मतलब होता है वे जिसमें जान होती है, जैविक का मतलब होता है वे जिसमें जान होते हैं, जिसको हम सजीव भी कह सकते हैं। ठीक है, सजीव। जैविक का मतलब होता है वे जिसमें जान होती है। ठीक है, तो जिसमें जान होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जैविक घटक होते हैं। जैसे कहते हैं जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, तो मनुष्य वगैरह ये सब क्या आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत आपके सजीव आपके हो जाते हैं, इसको हम जैविक घटक कहते हैं। यदि हम अजैविक घटक की बात कर ले, अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जान नहीं पाई जाती है, निर्जीव आपके होते हैं। ये जो है निर्जीव घटक होते हैं जिसमें जान नहीं पाई जाती है। तो ये वे घटक होते हैं जिसमें जान नहीं पाई जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हवा आपकी हो गई है, मिट्टी हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया। तो ये सब क्या है आपके ये अजैविक घटक हैं, जैसा कि तापमान हो गया। तो इसमें कोई भी जो है जान नहीं पाई जाती है, आपके अजैविक घटक होते हैं। केवल दो ही पॉइंट आपको याद रखना है, जैविक मतलब ये होता है जिसमें जान होती है, अजैविक मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है, मृत आपके होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। फिर इसमें है कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि पर्यावरण जो है आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। देखो, डिजास्टर जो होता है, जो आपदा होता है, अब आपदा प्रबंधन क्या है, जैसे कि कोई आपदा आती है तो उसके बारे में पहले से ही योजना बना लेना। सभी को पता है जितनी भी आपदाएं होती हैं, चाहे मानव के द्वारा हो या फिर आपकी जो प्राकृतिक द्वारा हो, तो उसको पूर्णतया उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हम पर्यावरण प्रबंधन के माध्यम से ये कर सकते हैं कि वह जो खतरा है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। उससे पहले हम व्यवस्था बनाकर, जैसे कि हमें पता है कि इस सीजन में बाढ़ आती है, तो उससे पहले जो है हम वहाँ से चले जाते हैं, फिर उसी प्रकार से हम रहते हैं। ठीक है, अपना घर बनाते हैं।
ये यही मतलब होता है कि प्रबंधन का मतलब यही होता है कि खतरे को कम से कम करना, ठीक है, उससे किस तरह से बचा जाए, उसको खतरे को कम से कम करना, इसी को हम पर्यावरण जो है प्रबंधन जो है हम कहते हैं आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब हम यदि हम बात करें इसका जो दूसरा हमारा जो चैप्टर रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे जो कि दूसरा जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी जो है जैव विविधता क्या है और इसका संरक्षण कैसे किया जाए, और साथ में सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जिसको हम सतत विकास कहते हैं। तो सबसे पहले जैव विविधता क्या है, तो पृथ्वी पर जो है जीवन की विविधता, जिसमें आपके पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव, उनके जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं इसमें शामिल है। यह न केवल प्रजातियों की संख्या के बारे में बल्कि उनके आनुवंशिक विविधता, उनके द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के बारे में भी है। जैसे कि आपको पता होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी पर बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे में आप रख लो, कोई पेड़ किस तरह का होता है, कोई किस तरह से होता है। यदि हम जानवरों की बात करें तो कुछ बड़े जानवर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किस तरह से होते हैं जानवर। तो ये जो विविधता पाई जाती है इसी को हम कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। अब इसका जो है संरक्षण हम कैसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, चलेगा। इसका संरक्षण का मतलब होता है इसका बचाव हम कैसे करें। इसके बाद क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में बनेगा। एक तो सतत विकास क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ठीक है, जैव विविधता और सतत विकास, ये क्वेश्चन 100% दोनों के दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला जो यूनिट है इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जैविक और अजैविक घटक, इसके जो घटक यहाँ से दिए हुए हैं इसके घटक, तो यही आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है, चलेगा। तो इसमें जैव विविधता मैंने आपको बता दिया। अब सतत विकास क्या होता है थोड़ा सा इस पर भी हम बता दे रहे हैं आपको। सतत विकास का मतलब यह होता है कि सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उसकी आवश्यकताओं की भी जो है पूरा करने की क्षमता को बनाए रखना, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। मतलब ये है कि मान लो इस समय हम जो है सारे संसाधन हमारे पास हैं, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, कोई भी हमको दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमको उतना ही संसाधनों का यूज करना है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनको भी प्रॉपर संसाधनों का उपयोग करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको केवल लिखना है। फिर हम तीसरे यूनिट की हम बात करें। तीसरा हमारा जो यूनिट है इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। फिर है सोयल आपका इरोजन, जिसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो वनों की कटाई क्या है सभी को पता होगा। वनों की कटाई जैसे कि सड़कों को चौड़ा करने के लिए, किसी रास्ता को निकालने के लिए, भूमि में खेती करने के लिए, तो वनों को काटा जा रहा है, सभी को पता होगा। तो यही वनों की कटाई होती है। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं अब आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है सोइल इरोजन, जिसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है, इसमें बारिश का सीजन चल रहा है, तो मिट्टी जो है बारिश के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाती है, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना, यानी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना या फिर बह जाना, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। कोई ज़्यादा इतना जो है क्वेश्चन आपका जो है कठिन भी नहीं है, ठीक है। तो मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें आपका हवा, पानी या प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर हमारा है कि जो है मृदा क्षरण क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मृदा क्षरण क्या है, मृदा क्षरण जिसको हम मृदा की जो है जैसे कि मिट्टी कोई है, ठीक है, मान लो कोई उसमें खेती की जाती है तो उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व कम हो जाए जिससे जो पेड़ पौधा है सही से वृद्धि ना कर रहे, ठीक है, इसको हम कहते हैं जो है मृदा क्षरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो दिया हुआ कि मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण यह होता है जैसे कि आप कोई खेती कर रहे हो, अचानक से भूमि मरुस्थल हो जाए, उसमें कोई भी पेड़ पौधे ना उगे, तो इसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। आपका मृदा जो क्षरण है, ठीक है, उसमें क्या होता है पौधा की जो है वृद्धि थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो मरुस्थलीकरण होता है इसमें क्या होता है, इसमें पूर्णतया जो खेत होता है उसमें कोई भी घास उगती ही नहीं है, खेत जो है मरुस्थल का रूप ले लेता है, उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा सभी को पता होगा। ये दो क्वेश्चन में से एक तो मरुस्थलीकरण एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। मृदा अपरदन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी जो है देखने को मिलता है, तो ये भी आपका चैप्टर काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। इसमें से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनेंगे।
फिर हमारा जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मरुस्थलीकरण, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मरुस्थलीकरण वो होता है कि इसमें जो भूमि में रहती है अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है और एक भूमि जो है एक मरुस्थलीकरण का रूप ले लेती है, उसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर आपका है वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, जो हवा से जो प्रदूषण होता है, जैसे कि कारखाने से जो निकलता है धुआं वगैरह, ठीक है, तो इससे जो प्रदूषण होता है, गाड़ियों का प्रदूषण हो गया जो निकलता है धुआं, तो इससे आपका एयर पोल्यूशन होता है। फिर वाटर पोल्यूशन हो गया, जैसे कि जो आपके औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि तो कंपनी से जो जो अपशिष्ट निकलता है जो नदियों में जाता है, जिससे पानी का जो है गंदा होता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इसको कहा जाता है। इसके बाद है सॉलिड जो है वेस्ट, जिसको हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं। तो इसके बारे में भी जो है एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि ठोस जो है अपशिष्ट क्या है। तो ठोस अपशिष्ट की जब भी बात आती है तो ठोस अपशिष्ट के वे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ठोस अपशिष्ट होते हैं। कुछ जैसे हम बात करें तो कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि सामान होते हैं। ठीक है, तो जो कचरा होता है उसको हम जो है कह सकते हो सॉलिड हम वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि ठोस रूप में अवांछित या अनुपयोगी सामग्रियों को संदर्भित करता है, जिसमें घरेलू कचरे, औद्योगिक कचरे के से लेकर जो है निर्माण, मतलब यह कि जो है कुछ तरल पदार्थ या जो है अर्ध ठोस पदार्थ भी इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें हम फेंक दिया जाता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है, कोई ज़्यादा ये भी कठिन आपका क्वेश्चन है नहीं। फिर हम बात करें जो कि हमारा चौथा जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो चौथा हमारा यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ संस्थागत पहल कुछ पढ़ना है, जैसे कि जो है गंगा कार्य योजना क्या है। ठीक है, गंगा कार्य योजना का उद्देश्य यही था कि गंगा को जो है स्वच्छ करना इसका उद्देश्य था, और इससे बिजली जो उत्पन्न करना और इसके माध्यम से सिंचाई करना, ये सब इसके जो है कार्य थे। बांध परियोजना जैसे कि इससे माध्यम से भी जो है बिजली उत्पन्न की जाती थी, बांध बना बना कर खेती भी की जाती थी, खेतों को पानी पहुँचाया जाता था। फिर है टिहरी बांध और जो है नर्मदा घाटी परियोजना, ये क्या है, इनके बारे में भी आपको जो है पढ़ना है, जो कि हम पढ़ाएंगे, चौथा जो हमारा चैप्टर रहेगा। फिर हमारा जो पांचवा जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि जलवायु परिवर्तन को समझना है इसमें कि जलवायु परिवर्तन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ग्रीन हाउस गैसें ये क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्वेश्चन दोनों में से इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। जलवायु परिवर्तन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो पांचवा यूनिट है बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, तो आपने देखा होगा कि मौसम में जो परिवर्तन होता रहता है। अभी जो है जो कि बारिश का सीजन चल रहा है, आपकी ठंडी आएगी, ठीक है, फिर गर्मी होगी, तो इस तरह से जो मौसम में बदलाव होता है इसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद इसमें ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं, मान लो सूर्य से जो किरणें आती हैं, ठीक है, भूमि पर, तो ग्रीन हाउस गैसें जो है जो कि पृथ्वी पर लेयर पर ही मौजूद रहती हैं, उससे ऊपर तो ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है सूर्य का, उसको जो है सोख लेती हैं और उसको ऊपर आसमान में जाने नहीं देती हैं, और धरती पर इसको सोखे रहते हैं, जिससे धरती का जो तापमान है, जो पृथ्वी का तापमान है, बढ़ने लगता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको ग्लोबल वार्मिंग की आपको लिख देना है। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी, जैसे कि CFC भी हो गई है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हो गई हैं, मीथेन हो गई है, तो इस तरह से गैसें जो आपकी हैं सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। फिर हमारा यूनिट जो 6 है, इसमें आपको पढ़ना है कि वैश्विक जो है जलवायु आकलन क्या है। तो वैश्विक जलवायु जो आकलन है, जैसे कि मैं इसमें जो है IPCC जो कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव का जो है मूल्यांकन करता है ये, और जलवायु परिवर्तन का जो है राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IPCC का जो ये मॉडल है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो ये जो मॉडल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यही आपका क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण है। हमारा जो 7 जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि रिस्क क्या है, खतरा क्या है। फिर इसमें भेद्यता है। भेद्यता का मतलब होता है कमजोरी, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी जो है खतरे या नुकसान के प्रति संवेदनशील की स्थिति को ये दर्शाता है। संवेदनशील का मतलब होता है कमजोरी, भेद्यता इसी को कहते हैं। फिर इसमें दिया हो कि डिजास्टर क्या होता है, खतरा किसे कहते हैं, फिर आपदा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपदाएं, इसके बाद क्वेश्चन दिया हो कि आपदा क्या है, खतरे की आपको परिभाषा लिख लेना, खतरा। इसके बाद आपदाएं क्या होती है, आपदाएं वे होती हैं जिससे जो है मानव जीवन को नुकसान होता है, आपदाएं कहलाती हैं। आपदाएं जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मानवकृत आपदा, ठीक है, एक होती है प्राकृतिक आपदा। तो जो मनुष्य के द्वारा आपदाएं होती हैं, जैसे कि गैस रिसाव, विस्फोट, बम फेंकना, बंदूक गोली वगैरह चलाना, ये सब क्या है, मानवकृत आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा हो गया, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं।
तो इसके प्रकार पूछ सकता है क्वेश्चन। ये भी महत्वपूर्ण इसमें का आपका यूनिट है कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन को मतलब यह होता है जो आपदाएं होती है इसका हम प्रबंध कर सके और इसके खतरे को कम से कम कर सके, इसी को हम जो है आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर हमारा जो 8वां यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है कि सूखा क्या होता है, बाढ़ क्या होता है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ड्राट का मतलब होता है सूखा। तो बाढ़ किसे कहते हैं? आवश्यकता से अधिक जहां बारिश होती है उसको बाढ़ कहा जाता है, आवश्यकता से कम जहां बारिश होती है उसको सूखा कहा जाता है, सीधी से परिभाषा। फिर इसमें है भूकंप की जो है चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात देखा होगा आपने, इस तरह से गोल गोल होते हैं। ठीक है, लहरें वगैरह का आपने समुद्र वगैरह में आते ज़्यादातर ये, जिसको बवंडर भी कहा जाता है। तो चक्रवात ये होते हैं। और हम बात करें जो कि इसमें दिया हुआ भूकंप, भूकंप जो है भूकंप की बहुत ही कह सकते हो बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है कि भूकंप क्या होता है, सभी को पता भी होगा। भूकंप जो है पृथ्वी का भू प्लस कम जो है कंपन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू प्लस कंपन यानी जो है भू मतलब होता है पृथ्वी यानी जो है भूमि, तो भूमि का अचानक से कांप जाना, कंपित होना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर इसमें दिया हुआ है कि सुनामी किसे कहते हैं। तो सुनामी जो है समुद्र में के भीतर जो है अचानक बड़ी तेज जो है हलचल होने लगती है, जिससे उसमें जो है तूफान उठता है और जिससे जो है ऐसी लंबी और जो ऊंची लहरें जो है उठती है, इसी को हम जो है क्या कहते हैं, इसी को हम सुनामी कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर आपका है भूस्खलन किसे कहते हैं, जिसको हम लैंड स्लाइड कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। इसमें सुनामी किसे कहते हैं, बाढ़ और सूखा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। चक्रवात किसे कहते हैं, ये यूनिट आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सुनामी और भूस्खलन ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में मिलेंगे। तो भूस्खलन क्या है, भूविज्ञानिक घटना है जो धरातलीय हलचलों जैसे कि पत्थर का खिसकना या गिरना या पथरीली जो है मिट्टी का बहाव इत्यादि के अंतर्गत जो है आते हैं। तो भूस्खलन क्या है, ये जो है जो धरातल के अंदर, ठीक है, ये हलचलों जैसे कि पत्थर का खिसकना और जो है उसका गिरना, उसी से संबंधित है, इसी को हम कहते हैं भूस्खलन। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, चलेगा। और फिर दिया हुआ इसमें कि रासायनिक और जो है महामारी विज्ञान आपदा और परमाणु आपदा प्रबंधन, आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो इसमें क्वेश्चन केवल यही आपको रखना है कि बाढ़ और सूखा किसे कहते हैं, चक्रवात क्या है, भूकंप क्या है, सुनामी, भूस्खलन, बस इतने आपको शुरुआत के 6 क्वेश्चन 7 आपको रटना है बस। टोटल आपके 8 आपके ये जो है चैप्टर थे। मैं बहुत ही शीघ्र इसकी चैप्टर्स क्लासें करा रहा हूँ। सारी क्लासें हमारी बहुत ही शीघ्र आ जाएंगी। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में सारी क्लासें हमारी ऐड होते जाएंगी। कोई भी हमारे चैनल पर कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री में हमारी क्लासें जो है ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी प्रत्येक क्लास है, चाहे मैं मॉडल पेपर ही क्यों ना अपलोड करता हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अतः एक ही आप मॉडल पेपर देख लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास भी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।